आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीना मिश्रा यहाँ अतीत में दबे पाँव के साथ प्रस्तुत हूँ। वेदांत पाठ्य पुस्तक से यह पाठ श्री ओम थानवी जी ने लिखा है। इस पाठ का नाम ही अत्यंत रोचक है। अतीत का मतलब होता है पास्ट। पास्ट में दबी हुई सभ्यता को ही यहाँ पर अतीत में दबे पाँव नाम दिया गया है। ओम थानवी जी ने इस स्थान की यात्रा की है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहाँ की यात्रा की और यात्रा में उनके जो भी अनुभव थे वे ही हमारे साथ उन्होंने साझा किए हैं। यह पाठ अत्यंत लंबा है और इसीलिए हमने इसको 3 खंडों में विभाजित किया है। पहले खंड में हम स्तूप, महाकुंड व नगर नियोजन से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे। तो आइए ओम थानवी जी के साथ इस यात्रा पर चलते हैं। चित्र आप देख सकते हैं, यह सभ्यता बसी हुई है सिंधु नदी के किनारे। आसपास जो नीले रंग की है वो सिंधु नदी है और बीच में जो सभ्यता बसी हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। यह आज से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। तो देखते हैं पाठ ओम थानवी जी द्वारा रचित अतीत में दबे पाँव। इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, अतः आप मेरे साथ रेखांकित करते चलें ताकि आपके प्रश्नों का एक क्रम तैयार होता जाए। आइए देखते हैं। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहाँ 2 नगरों का जिक्र है। प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती अर्थात परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर के वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पैरा में 2 शहरों का वर्णन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। प्राचीन भारत में ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाते हैं। सभ्यता के परवर्ती का मतलब होता है आगे की, बाद के यानी परिपक्व, अर्थात जब सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी उस समय के शहर हैं ये। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, किंतु माना जाता है कि ताम्रकाल के शहरों में ये सबसे बड़ा है। तो ये यहाँ पर एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है और ये सबसे उत्कृष्ट भी है। यहाँ पर व्यापक स्तर पर खुदाई हुई है और क्या क्या मिला है? इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक अर्थात कुम्हार के चके पर बने हुए चित्रित बर्तन, मोहरें, साजो सामान और खिलौने, ये यहाँ पर मिले हैं। अब यहाँ से देखिए हड़प्पा पे चलते हैं। यहाँ से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा है। वहाँ के ज़्यादातर साक्ष्य किससे नष्ट हो गए? रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। अर्थात ये जो साक्ष्य थे, अर्थात जहाँ के जो सबूत थे वो दब गए हैं। रेल लाइन बिछाने के दौरान वो दब चुके हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि यह सभ्यता का केंद्र था। ठीक है, अर्थात जिस तरह से राजधानियाँ होती हैं वैसे ही ये एक तरह से उस समय की राजधानी रही होगी। इसका क्षेत्र कितना है? 200 हेक्टेयर क्षेत्र। और आबादी कितनी रही होगी? लगभग 85,000। आज के समय में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, महानगर होती है, तो उस समय 5,000 साल पहले ये महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। तो आज हमने इस पैरा में देखा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बहुत विकसित समय के दौर के 2 नगर हैं जहाँ पर खुदाई की गई और बहुत सी चीज़ें प्राप्त की गई। इसका एरिया दिया है, इसकी आबादी दिया है। तो ये पहले पैरा में इसका परिचय है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम नक्शे के ज़रिए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है कहाँ। यहाँ पे आप नीचे देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये एक्चुअली पेन लाने के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, स्वाभाविक सी बात है।
ये नीचे देखिए आप लिखा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। ये मोहनजोदड़ो के बारे में है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत आप देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है। इस नक्शे में भी देख सकते हैं आप, ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, ये भारत के नक्शे की बॉर्डर है। ठीक है, तो ये जो प्रांत है ये पाकिस्तान में चला गया है, तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत हुआ और ये पंजाब प्रांत हुआ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान ये दूसरा नगर है। ये पहला मोहनजोदड़ो, ये दूसरा हड़प्पा। तो ये इस तरह से दो नगर हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं, परंतु भारतीय सभ्यता की निशानी है ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक चित्र लिया है, ये गूगल से साभार। ये 1856 में अंग्रेज़ों के द्वारा वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी में एक रेल लाइन बिछाते समय उन्होंने प्राचीन और विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ अंशों को खोज निकाला था। वे वहां रेल लाइन के बगल में जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु कुछ पत्थरों के टुकड़े और मलबे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कुछ खोज की जा रही है जिसके तहत ये कुछ तत्व निकले होंगे जिससे पता चला कि हाँ, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ निशानी है। तो ये चित्र हमने ग्रहण किया है। आगे ये सिंधु नदी का चित्र है और अंग्रेज पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता के लगभग 1500 साक्ष्य इकट्ठे किए। चित्र में आप देख सकते हैं मोहरे हैं जिसमें जानवर का चित्र बना हुआ है, मूर्ति खिलौने हैं। तो इस तरह के नदियों के किनारे अवशेष दबे होने के ज़्यादा आसार होते थे, तो वो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। पाठ में आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, अर्थात मैदानी इलाका था, ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं था। पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद है। इसको भी आप रेखांकित करिए, ये टीलों पर बसा हुआ है और ये टीलें प्राकृतिक नहीं है, अर्थात नेचुरल नहीं है। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में ईंट की दीवार है, तो ऐसे ही पूरा नगर जो है वो टीलों पे बसा है और ये टीले नेचुरली बने हुए नहीं हैं, कच्चे और पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। और ये ऊंचे क्यों उठाए गए हैं? ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके, अर्थात जब कभी सिंधु नदी में बाढ़ आए तो वो पानी घरों में ना घुसे, इसलिए घरों के स्थान को ऊंचा उठाया गया है। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आज आप आज भी घूम फिर सकते हैं। ये मैंने चित्र लिया है, देखिए आप, एक व्यक्ति घूमते हुए। तो ये शहर ये गलियां ऐसी हैं, यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि आज भी आप वहाँ घूम सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। अजायब घर का मतलब है संग्रहालय, म्यूजियम, जहाँ इस सभ्यता के जो सबूत प्राप्त हुए हैं वो रखे गए हैं। तो भले ही सामान वहाँ हो किंतु शहर वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडहर क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। यहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक सकते हैं। चलिए पिछले पार्ट से देखते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं 33 फीट चौड़ी ये सड़क है जो मुख्य सड़क मानी जाती थी यहाँ की, और आज भी आप यहाँ पर इस उजड़े हुए शहर पर खड़े होके देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप खंडहर में नहीं खड़े हैं, किसी शहर में ही खड़े हैं। जैसे हम किसी के घर में घुसते हैं तो देहरी में पाँव रखते ही हम थोड़ा सा झिझक जाते हैं कि हम किसी और के घर में घुस रहे हैं, वैसा ही आपको यहाँ भी अनुभव हो सकता है। आप किसी रसोई घर की खिड़की में आप उस गंध को महसूस कर सकते हैं, खाने की गंध को, या शहर के किसी भी सुनसान मार्ग पर आप यदि कान लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, आपको बैलगाड़ी की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, वो बैलगाड़ी जो मिट्टी के रंग में आप म्यूज़ियम में देखते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक मिट्टी की
बैलगाड़ी का नमूना है। तो ऐसी बैलगाड़ी संग्रहालय में रखी हुई है। तो ऐसी ही बैलगाड़ी की रंजन आप वहाँ पे आपको सुनाई दे सकती है, मतलब आप महसूस कर सकते हैं उसको। अब यहाँ चित्र में आप देखिए कि माफ़ कीजिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं अधूरी। तो यहाँ देखा है आपने कि ये लिखा हुआ है, यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ आपको कहीं नहीं ले जाती, मतलब आप छत पर नहीं पहुँचोगे, परंतु ये आकाश की तरफ अधूरी है। और इन अधूरे पायदानों पर जब आप खड़े होंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आप दुनिया की छत पे हैं और यहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। अर्थात 5000 साल पहले की इस सभ्यता को आप आसानी से निहार सकते हैं इन सीढ़ियों पे खड़े होके। तो ये लेखक का अपना अनुभव है जो उन्होंने आपके साथ साझा किया है, क्योंकि वो वहाँ पर घूम रहे हैं। और पढ़ के घूमना अलग बात होती है और साक्षात देखना अलग बात होती है, और यही लेखक ने आगे भी बताया है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, आप चित्र देख सकते हैं। ये सबसे ऊंचा चबूतरा है मोहनजोदड़ो का, जहाँ पर बुद्ध का स्तूप बना हुआ है। और इससे बहुत से प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता का बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। अब ये कब बना है? जब ये सभ्यता बिखर गई उसके बाद ये जीर्ण शीर्ण अर्थात टूटे फूटे टीले पर बना गया है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर, इसका चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? लगभग 25 फुट ऊंची। 26 सदी पहले, यह 2600 साल पहले बना है। ईंटों के दम पे बना है और स्तूप का आकार यहाँ पे इसे दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस पर एक प्रश्न भी आया है। ये प्रश्न आ चुका है एक बार परीक्षा में। राखाल दास बनर्जी 1922 में यहाँ क्यों आए थे? वे इसी स्तूप की खोजबीन करने आए थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने पर उनको इल्हाम हुआ, अर्थात इनको पता चला, ये जानकारी मिली कि यहाँ ईशा पूर्व के निशान हैं। जब उन्होंने खुदाई चालू की तो उनको ये जानकारी मिल गई, ये पता चला कि यहाँ पे और भी निशान हैं, और भी सबूत हैं जो पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं। तो फिर उन्होंने इसकी परमिशन ली और आगे फिर खुदाई शुरू हुई। तो इनका नाम आप याद रखिए, ये एक पुरातत्ववेत्ता है, सन का नाम याद रखिए, और ये किसकी खोज करने आए थे ये याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी की दहरी पर ले गई। तो यहाँ आप पुरातत्ववेत्ता का नाम, जो इनके निदेशक हैं उनका नाम याद रखिएगा, दब गया है, अभी हम पुनः देखेंगे। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दहरी पर ले गई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। अर्थात जब यहाँ पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ तो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। अब ये खोज होने के बाद क्या हुआ? अभी तक मिस्र और मेसोपोटामिया दो प्राचीन सभ्यता दुनिया में जानी जाती थी, किंतु अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद भारत भी इनके समकक्ष आ गया, मिस्र और मेसोपोटामिया के। अभी तक भारत प्राचीन सभ्यता होने का दावा ज़रूर करता था, परंतु इसके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। किंतु जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व मिले तो हमें वैज्ञानिक आधार भी मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर, सर्पिल अर्थात जिस तरह सांप चलता है ऐसा सर्पिल, पगडंडी जो पैरों के रास्ते से बन जाती है, तो एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। लेखक टूरिस्ट के बंगले में रुके हुए हैं और वहाँ से एक पगडंडी होते हुई जाती है इस स्तूप पे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया अर्थात लेखक देखते ही रह गए। इसे नागर सभ्य भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ये भी बहुविकल्पी प्रश्नों में के अंतर्गत आता है। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप स्तूप को कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास, कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है,
भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्तचित्र देखे हों। चलिए आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप नाम याद रखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन पर यहाँ पर खुदाई चालू हुई। और खुदाई के अंतर्गत पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, तो हमारा भारत मिस्र और मेसोपोटामिया के समकक्ष आ खड़ा हुआ। और इस स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर आप हज़ारों साल से लेकर पल भर तक के धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। भले ही हम किसी जगह के बारे में कितना भी पढ़ लें, सुन लें, तस्वीरें देख लें, उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख लें, परंतु लेखक के अनुसार उसको देखना अपनी आँख से देखना है, देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। अर्थात जब तक हम उस जगह को सामने से जाकर देख न लें, हमें वो अनुभव प्राप्त नहीं होते जैसे हमें चित्र में प्राप्त होते हैं। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अर्थात यदि हम अपने पैर से किसी जगह की यात्रा करते हैं, जैसे लेखक यात्रा कर रहे हैं, तो उनको जो अनुभव हो रहे हैं वो हमें नहीं हो सकते, क्योंकि हम केवल पढ़ रहे हैं। ये सब तो केवल कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। अब यहाँ उन्होंने वहाँ के मौसम के बारे में बताया है और उसकी तुलना की है राजस्थान से, कि यहाँ सर्दियों का मौसम है, धूप बहुत कड़ी है, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश है। धूप इतनी कड़ी है कि सब कुछ आँखें को चौंधियाता हुआ महसूस होता है। ये इलाका उनको राजस्थान से ये याद दिलाता है। अब अंतर क्या है राजस्थान और मोहनजोदड़ो में? यहाँ रेत के टीले नहीं हैं, यहाँ पर क्या है, खेतों का हरापन है। मगर बाकी वही क्या है, समानता क्या है, खुला आकाश है, सूना परिवेश है, धूल है, बबूल है, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है। पर धूप थोड़ी सी अलग है, यहाँ धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप कैसी होती थी, पारदर्शी, और सिंध की धूप कैसी है, चौंधियाने वाली है। तो अब अंतर देखिए क्या है। पहला अंतर तो है रेत के टीले नहीं, यहाँ पर हरापन है। धूप कैसी है, राजस्थान की धूप पारदर्शी थी, यहाँ की चौंधियाती है। और समानता ये दी हुई है, ये समानता है। तो तस्वीरें उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरे पुर्जे यदि ना घुमाएं, तो आपको ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हैं, अर्थात धूप के कारण सब उड़ा हुआ सा मालूम होता है। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फैलानी पड़ी। मतलब लेखक को 2-2 बार 3-3 बार हर दृश्य को देखना पड़ा, क्योंकि धूप उनकी आंखों को चौंधिया रही थी। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी यादें ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ना पड़े। अर्थात बार बार देखने के कारण उनके दिमाग में वो दृश्य बैठ गए, बार बार उनको तस्वीरें नहीं देखने पड़ेगी। आगे इसी स्तूप का चित्र है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पे स्थित है। तो ये मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर बना हुआ है स्तूप, ध्यान रखिएगा। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, इसे भी अंडरलाइन करिए, इसको पुरातत्व के विद्वान लोग गढ़ कहते हैं। 4 दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर यहाँ देखते हैं, हम अंडरलाइन करना है आपको। ये देखिए, पुरातत्व के विद्वान जो गढ़ कहते हैं, 4 दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो चाहे धर्म सत्ता। और ये नियम आज भी चल रहा है। आज भी आप देखेंगे कि चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, उनका एरिया कुछ अलग होता था और बाकी की बसावट अलग क्षेत्र में होती है। तो यही सभ्यता जो है प्राचीन काल में भी थी, और शायद लेखक ने वही बोला है कि बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? अर्थात क्या हमने मोहनजोदड़ो से ही सीखा कि जो सत्ता केंद्र है वो एक 4 दीवारी के भीतर रहें और बाकी के शहर अलग दूर बसे रहें? तो ये रास्ता शायद हमको पुरानी अपनी सभ्यता मोहनजोदड़ो से ही मिली होगी, ऐसा लेखक का मानना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पुरातत्व के विद्वान इस स्तूप वाले इलाके को गढ़ कहते हैं, और लेखक का मानना है कि यहाँ पर
सत्ता केंद्र स्थित होते थे और बाकी जो शहर था वो यहाँ से थोड़ा सा दूर बसा होता था। अब यहाँ पे मैंने कुछ चित्र गूगल से लिए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई के चित्र हैं, ये देख सकते हैं आप। नरकंकाल मिला हुआ है, बहुत सी सामग्रियाँ मिली हुई हैं, खुदाई का कार्य चालू दिखाई दे रहा है। तो खुदाई हालांकि अभी बंद हो गई है, पर यह चित्र उपलब्ध है जो हमने साभार गूगल से ग्रहण किए हैं। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। इनको भी अंडरलाइन करिए आप। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप में बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा पर लगाया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्तूप है और स्तूप के खंडहर चबूत पश्चिम में, मतलब यहाँ पर ये स्नानागार है, महाकुंड है, ये महाकुंड है। अभी हम इसके बारे में और भी देखेंगे आगे। तो लेखक का मानना है कि इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार, ये सब कुछ आपको इस एरिया में मिलेगा। ये महाकुंड भी यहीं पे है और ये महाकुंड जो है वो अद्वितीय वास्तु कौशल का अकेला नमूना है। अद्वितीय अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वास्तु कौशल अर्थात गृह निर्माण की कला, ऐसा नमूना दूसरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में मूल स्वरूप में अभी तक स्थित है, मूल स्वरूप में। बाकी सब तो टूट चुके हैं, तो बाकी सबको आप देखते हैं ना जब, तो उनकी आप कल्पना ही कर सकते हैं या उनके बरामद चीज़ों के जोड़ तोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। परंतु ये महाकुंड अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है और इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की सभ्यता कैसी रही होगी। तो सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। तो ये पश्चिम के एरिया को यहाँ पे दिखाया गया है। अब आते हैं हम नगर नियोजन की बात पे। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। आप जब सिंधु घाटी की सभ्यता दिखाएं तो आप इसमें ये अवश्य दिखाएं कि सुव्यवस्थित नगर नियोजन यहाँ की विशेषता है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। अर्थात आप जब स्तूप वाले चबूतरे में खड़े होकर नीचे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हैं, चित्र देख सकते हैं आप नीचे, भले ही वो खंडहर में बदल गई हैं, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश मतलब ज़्यादातर सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान, ये नगर नियोजन का चित्र है। तो ग्रिड प्लान किस तरह का होता है? ये इस तरह का। और आजकल ज़्यादातर जो कॉलोनियाँ बनती हैं इस ग्रिड प्लान पर आधारित बनती हैं। जैसे आप ये देखिएगा, ये चंडीगढ़ शहर का ग्रिड प्लान है, तो इसे ही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ का ज़्यादातर सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। आज वास्तुकार इसको ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। लेखक का मानना है कि इस तरह का जो नियोजन होता है, शहर का नियोजन, ये रहन सहन को बहुत ही नीरस बना देता है, बोरिंग लगता है। ये ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। इनको याद रखिएगा आप। ये तीनों शहर ग्रिड शैली पर बने हुए हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान अर्थात नमूने ठहराए जाते हैं। मतलब आधुनिक नगर का जो नियोजन है वो इन्हीं के आधार पर किया जाता है। लेकिन इनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है। अर्थात जब ऐसी प्लानिंग शहर की कर दी जाएगी तो शहर खुद विकास नहीं कर सकता है। लेखक इसमें ये थोड़ी कमी ढूंढते हैं कि इसमें शहर खुद विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि इसमें सब कुछ ऑलरेडी पहले से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि नगर नियोजन जो सिंधु घाटी सभ्यता का था, मोहनजोदड़ो का था, आज हम चंडीगढ़ में, ब्रासीलिया में, इस्लामाबाद में उसी नगर नियोजन को देखते हैं और वास्तुकार उसको नाम देते हैं ग्रिड शैली। ये नगर नियोजन कैसा होता था? सीधी या आड़ी सड़कों वाला नगर नियोजन। लेकिन लेखक इसकी कमी क्या बता रहे हैं कि ये
शहर को विकसने का अवसर नहीं देती है। तो ये हुआ नगर नियोजन। आप यहाँ नगर निर्माण योजना देख सकते हैं कि कितनी भली प्रकार से ये नगर का द्वार है, नालियाँ बनी हुई हैं, कुआं बना हुआ है, पक्की ईंटें हैं, मजबूत ईंटों की दीवारें हैं। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व इतना सुव्यवस्थित नगर बनाना ये बहुत ही तारीफ़ की बात है। ये चित्र भी हमने गूगल से ही लिए हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, अर्थात ये बहुत ही सुसंस्कृत सभ्यता थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। अर्थात ये सुसंस्कृत क्यों कहा गया? क्या नगर नियोजन के कारण, क्या वास्तुकला के कारण? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये पेन के कारण हम बार बार आगे पहुंच जाते हैं। तो स्तूप, ये आप देख सकते हैं, स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उच्च वर्ग की बस्ती ठीक सामने, किसके सामने? ठीक स्तूप के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, जहाँ हाई क्लास के लोग रहते थे। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। उच्च वर्ग की बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देते हैं। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप एक दिशा का बना लीजिए। ये यदि पूर्व है तो ये पश्चिम है, ये दक्षिण है तो ये उत्तर है। ठीक है। तो ठीक स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, पीछे सिंधु नदी बहती है। पूरब की बस्ती, पूरब में यहाँ उच्च वर्ग की बस्ती है। आप यहाँ से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको यहाँ पे खंडहर दिखाई देते हैं। पूरा पीछे घूम जाएं तो खंडहर दिखाई देंगे। और दक्षिण में जो टूटे फूटे घर आपको दिखाई देते हैं, ये किसकी बस्ती है? ये कामगारों की बस्ती है। अर्थात यहाँ उच्च वर्ग की बस्ती है पूर्व में, और यहाँ कामगारों की बस्ती है, जो छोटे छोटे कर्मचारी थे उनकी बस्ती है। तो इस तरह से आप इसको एक नक्शे के थ्रू याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी एक मैंने छोटा सा नक्शा थोड़ा सा लिया है। आगे जलकुंड भी है, देखिए यहाँ पे ये आप फर्स्ट स्ट्रीट देख रहे हैं, ये जो है, ठीक है। अभी ये चित्र थोड़ा सा नीचे दब गया है, ये दिशाएं दी गई हैं। ये देवगली का चित्र है, पढ़ते हैं आगे। कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग अर्थात दूसरे वर्ग ही। संपन्न समाज में वर्ग भी होते थे या होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? यह प्रश्न है। परंतु उन्होंने उत्तर भी खुद ही दिया है कि कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। अर्थात निम्न वर्ग की या छोटे वर्ग के लोगों की जो बस्ती बनी हुई थी वो मजबूत सामग्री से नहीं बनी थी, इसीलिए वो 5000 साल तक नहीं टिक पाए। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो चुकी। अर्थात 100 साल से खुदाई चालू हुई और इसके 1/3 हिस्से की खुदाई हो गई। अब ये खुदाई बंद हो चुकी है। कुछ समस्याएं हैं जो आगे और बताएंगे लेखक। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। अब लेखक यहाँ स्तूप के टीले से महाकुंड की विहार की दिशा में उतर रहे हैं। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखाई देती है, उसमें आगे महाकुंड है। इसी गली में आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग अर्थात प्रयासवश किया गया है या कोइंसिडेंस है कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग अर्थात डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। इस गली का नाम है देवमार्ग। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्थान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर हैं। इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। अब देखिए यहाँ पर महाकुंड के बारे में बताया है। लेखक ने स्तूप की यात्रा की, उसके बाद उन्होंने नगर नियोजन बताया
अब वो बता रहे हैं कि जो निम्न वर्ग की बस्ती थी वो शायद मजबूत सामग्री से नहीं बनी थी, इसीलिए उसके खंडहर ही दिखाई देते हैं, वो पूरी तरह से टूट चुकी है, उजड़ चुकी है और 1/3 हिस्से की खुदाई हो चुकी है और अब वो बंद हो गया है, खुदाई करना बंद कर दिया गया है। अब लेखक चल रहे हैं महाकुंड की तरफ। महाकुंड में जो रोड जाती है उसका नाम है देव मार्ग अर्थात डिविनिटी स्ट्रीट, इसको भी याद रखिएगा। और ये सब पता नहीं कि वो इंसिडेंस है या जानबूझ कर रखा गया है नाम, पर ये अच्छा नाम है। तो लेखक कह रहे हैं कि शायद उस समय सामूहिक स्नान का चरण होगा, किसी पूजा पाठ के दौरान सामूहिक स्नान किया जाता था, अभी भी किया जाता है, आपको पता होगा कुंभ स्नान, बहुत से साधु आते हैं जो एक साथ स्नान करते हैं। तो कुंड करीब 40 फुट गहरा है, 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट गहरा है। तो इस अनुपात को आप याद रखिए, 40, 25 और 7। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं, इसका चित्र हम आगे देखेंगे। 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं अर्थात वॉशरूम है। उनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता है और ये बहुत अच्छी वास्तुकला का नमूना है। वॉशरूम के दरवाजे आपस में एक दूसरे के सामने नहीं खुलने चाहिए, ये सिद्ध वास्तुकला का नमूना है। यहाँ आप चित्र में देखिए लोअर टाउन दिया हुआ है, ऊपर लोअर टाउन, ये चित्र में हमने यहाँ पे ये देव गली दिखाई है आपको और ये ऊपर लोअर टाउन अर्थात निचले वर्ग की बस्ती है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए महाजलकुंड का चित्र है। ये उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतनी हैं जैसा अभी हमने पढ़ा। 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और स्नानागार हैं एक तरफ, जिनके दरवाजे एक दूसरे की तरफ नहीं खुलते हैं, सामने तरफ खुलते होंगे। तो ये महाकुंड के ही चित्र हैं जो अलग अलग एंगल से लिए गए हैं। ये स्तूप से नीचे उतरे होंगे लेखक और ये महाकुंड की तरफ आए होंगे। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसा लेखक ने ही कहा है कि चित्र देखकर हम पूरे तरह से उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो हम चित्र के माध्यम से जितना समझ सकते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। इस कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है। इसे आप अंडरलाइन कर लें। आजकल रेत और सीमेंट के गारे से ईंटों को जोड़ा जाता है, उस समय चूना और चिरोड़ी के गारे मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था, वो काफ़ी मजबूत हुआ करता था। पार्श्व की दीवार अर्थात पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, इसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, आप चित्र देख सकते हैं कुआं, और इसमें आप 2 लाइन दे सकते हैं। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है, इसमें 2 घेरे बने हुए हैं। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का सबूत हम मान सकते हैं, अर्थात ये कुआं बहुत पवित्र रहा होगा, अनुष्ठानों में काम आता होगा, ये हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें दोहरा घेरा बना हुआ है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ थीं और इनकी खास बात क्या थी, ये पक्की ईंटों से बनी थी और ईंटों से ढकी हुई भी थी। तो आप कुंड का एक और चित्र देख सकते हैं। स्तूप के नीचे जब लेखक चले तो उनको महाकुंड मिला, जहाँ पे पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। दीवारें एक दूसरे से सटी हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल है। पानी की निकासी का भी प्रबंध है और पानी रिस ना सके उसके लिए अच्छा गारा इस्तेमाल किया गया है। और कुंड में पानी भरने के लिए कुआं था जो दोहरे घेरे वाला था, उससे पता चलता है कि यह पवित्र अनुष्ठानिक कुआं है। तो इतनी बातें हमको महाकुंड के बारे में पता चलती हैं। जल निकासी का उत्तम प्रबंध था, ये सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी विशेषता है। जल निकासी अर्थात नालियों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। तो ये एक अच्छे नगर की विशेषता है कि नालियों की व्यवस्था अच्छी तरह से हो ताकि गंदा पानी बाहर जा सके। तो आज हमने इस खंड में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहाँ की खुदाई तो अभी हम आगे देखेंगे, परंतु लेखक ने यात्रा के दौरान हमें स्तूप की यात्रा कराई, महाकुंड की यात्रा कराई, साथ ही नगर नियोजन के बारे में बताया है। तो इस खंड में इतना ही। हम अगले खंड में चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से एक कृषि और पशुपालन सभ्यता थी।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की कड़ी में अवश्य जुड़ें और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अंडरलाइन अवश्य करते जाएं। धन्यवाद।